हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारे 10 क्वेश्चन सीरीज़ है जो कि मैं रेगुलर चला रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा करना है, 2025 तक के क्वेश्चन करने हैं। और अभी ये 2020 के 5वां पार्ट है जिसमें हम 10 क्वेश्चन 2020 के उससे करेंगे, ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर का पैटर्न जो डिफ़िकल्ट हो रहा है ना, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल इतना है नहीं जितना लगता है, जो भी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो आपको वहाँ आइडिया होगा कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल अजीब या अलग नहीं लगेंगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका पहले से रिलेशन होता है, जो वन लाइनर्स में आ रखे हैं। तो वन लाइनर्स को ही वो आगे फॉर्मेट करते हैं, सही या गलत में आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अभी से एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे और उसके 4 ऑप्शंस भी अच्छे से देखेंगे, तो आपके पास एक अच्छा बैक होगा ताकि आपको पता हो कि हाँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें करने हैं। ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों करना है। और मेरे से क्यों करना है इसका रीज़न है क्योंकि मैंने थर्ड टाइम में जेआरएफ किया, तो मुझे सारी प्रॉब्लम्स पता है कि कहाँ-कहाँ आती है, जो कि मैंने भी फेस करी है और मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए आपको मेरे से करना चाहिए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने हर जगह हर तरीके की प्रॉब्लम फेस करी है, मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था। तो मेरे साथ में जो भी प्रॉब्लम्स आई है, जो भी दिक्कतें आई है, वो मैं शेयर करने के लिए हूँ बस और नथिंग एल्स। तो बिना देर करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और मैं अपना जो है थोड़ा-सा इंट्रो देना भूल गई। मेरा नाम काजल है, मैंने जेआरएफ क्वालीफाई कर रखा है और अभी मैं जीओ में स्कॉलर हूँ। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण हैं च, त, ट, ज। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2, 3 ए सॉरी सी 1, 3, 4 बी 2, 3, 4 डी 1 और 4। आपको तालव्य वर्ण ढूँढने हैं, ठीक है? देखिए, जो काखा घा से चालू हो रहा है, उसे शायद कंठ वाला बोलते हैं, कंठ्यवन ऐसे कुछ करके बोलते हैं। तालव्य वन जो चा से चालू होते हैं ना, आपने काखा घा सुना होगा चा, छा, जा, झा, ना। तो इसमें चा और जा, ये दोनों तालव्य वर्ण है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आंसर देख लेते हैं। दिए गए वर्णों में से चा और जा तालव्य वर्ण है, जबकि ता दंत्य वर्ण है, ठीक है? और अंतर्गत आता है और टा मूर्धा वर्ण है। टा आपको याद रखना है, टा से टमाटर याद रख सकते हो ना? टमाटर से आप ये याद रख सकते हो कि हाँ भाई टमाटर है, तो टमाटर मीठा होता है तो आपको मीठा याद रहेगा। टा, ठा, डा, ढा, ना वो आपको याद रहेंगे कि मूर्धा वर्ण है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। फर्स्ट, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। यही सारे भारत का एक माध्यम है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। उच्च न्यायाधीशों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2, 3 बी 1, 3 1, 2, 4 सी 2, 3, 4 डी 1, 3, 4। को बताना है इसमें से कौन-कौन से सही है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से दे रखी है। अब तो जैसे 4 स्टेटमेंट है ना, अब इससे भी ज़्यादा आने लगी है, 5-6 आने लग गई है और उसमें से देते हैं। तो आप अगर आपको पता हो इसमें से गलत कौन-सा है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही है और 1 ही गलत होगा और आपको पता होना चाहिए कि गलत क्या है। और राजभाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये तो आपको अच्छे से पता ही पता होना चाहिए।
देखिए, जब यहाँ पे राजभाषा की बात हो रही है, राजभाषा मेनली हिंदी को आप मान सकते हो, तो ये क्यों बोलेंगे कि भारत में प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किया जाए, ये तो गलत हो गया ना, ये तो खुद में नेगेटिव आ रहा है। तो ये थर्ड वाला हटा दो, ठीक है? थर्ड इसमें भी है, ये भी कट गया, इसमें भी ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो ये आंसर हो गया करेक्ट, ठीक है? आगे देख लेते हैं। राजभाषा आयोग भी आंसर करेक्ट है। 1955 में सुझाव दिए गए थे, इसमें ये बात शामिल है। सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है, इसलिए पूरे भारत की संपर्क भाषा के माध्यम हो। देखिए, संपर्क भाषा हिंदी को संपर्क भाषा और राजभाषा दोनों ही माना गया, तो ये पता होना चाहिए आपको। और जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसमें 4 हैं, बट अब 5-6 आते हैं और 5-6 में से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, और जो ये वाले पहले आ चुके हैं, इसमें से अगर आता है कोई ऑप्शन, तो उसको आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर लिखा हो संपर्क भाषा नहीं है, तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को 14 वर्ष की आयु तक हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए, यह सुझाव राजभाषा आयोग 1955 में नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर है। प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन। सेकंड, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास। थर्ड, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी का मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। फोर्थ, मध्य वर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। A12, B23, C12, D14। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो नीचे कर दिया है। आप सही आंसर बताइए। और इसमें भी आपको एलिमिनेट ही करना है, और इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि पहले पूछा जा चुका है। ऐसे हमारे सिलेबस की नहीं है, तो इसका आना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर पहले पूछा जा चुका है तो इसका आना आसान भी है। अगर आपने इनके नाटक पढ़े होंगे तो ही आपको पता होगा, पर प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास नहीं था। ठीक है, प्रसाद की चेतना का विकास क्यों करेंगे, ठीक है? तो ये नहीं है, ठीक। तो आप सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। फिर बचते हैं सी और डी आपके पास में, और सी और डी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, मध्य वर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन, जबकि ये सामयिक समस्याओं का प्रकाशन है। अगर ये सही हो जाता है, प्राचीन पात्र के द्वारा प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, तो फोर्थ वाला गलत हो जाएगा अपने आप ही। तो 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा, सी। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर में प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा समसामयिक समस्याओं का प्रकाशन एवं रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी का मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना शामिल है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। सेकंड, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और साहित्य थे। देखिए, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से आपको बताना अमीर खुसरो के बारे में क्या-क्या बातें सही है। ठीक है, अमीर खुसरो जो कवि है उनके बारे में बताना है। इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। इनकी पहेली और मुखरिया प्रसिद्ध हैं। देखो, आप इसे एलिमिनेशन से कर सकते हो, 101% एलिमिनेशन से हो जाएगा। ठीक है, A124, B234, C1234, D134।
आप आंसर दीजिए और मैं आपको बताती हूँ एलिमिनेशन से कैसे होगा। अगर ये आज के टाइम में क्वेश्चन आएगा तो डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें 6-7 वो दिए जाएँगे और यहाँ पे सिर्फ़ आपको एक ही एलिमिनेट करना है। 4 ऑप्शन है, ठीक है? और आपको सिर्फ़ एक एलिमिनेट करना है, तो इसका आंसर देना काफ़ी ईज़ी है। पर यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स बताए जाएँगे, जो-जो आंसर में होंगे, वो आपको लिख के रखने हैं क्योंकि अमीर खुसरो हमारे सिलेबस में यूनिट 2 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी पहेलियाँ-मुकरियाँ आती हैं। तो इसका एलिमिनेशन करने का तरीका भी यही है। देखो इसमें सब एक ही नेगेटिव है, एक ही स्टेटमेंट है जो नेगेटिव है। उनमें उक्ति व चित्रे का नितांत अभाव था। अगर यहाँ पे अभाव नहीं होता तो पॉजिटिव हो जाते और अभाव था जो नेगेटिव वो होती है वो ज़्यादातर जो एक नकारात्मक जो कथन होता है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं 90% अगर आपको नहीं पता उसका सही आंसर तो। आप 3 को एलिमिनेट करिए देखिए यहाँ पे भी 3 था, इधर भी 3 था, इधर भी 3 था। ये अपने आप ही सही हो जाएगा, ठीक? तो 1, 2, 4 सही हो गया। वह फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ठीक है? वह बड़े ही विनोदी, मिलनसार और साहित्य थे और आपको मैंने पहेली और मुकरियों का तो बताया ही, इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो फारसी भाषा के उत्कृष्ट ग्रंथकार और अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आप इसे एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं, बहुत इजी निकल जाएगा, ठीक है? ए का 1 और 4, बी का 1 और 3, सी का 1 और 2 और डी का 2 और 3। हम जल्दी-जल्दी करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस ईज़ी हैं तो जल्दी-जल्दी हो सकते हैं, ठीक है? और आप भी थोड़ा दिमाग चलाइए कि कैसे हम इसे मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए किसी भी जब भी हमें एलिमिनेशन करना होता है तो हम सबसे पहले नेगेटिव जो भी कथन होता है, जो भी नकारात्मक कथन होता है उसको एलिमिनेट करते हैं। तो परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, जबकि हम पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो हम जो मन पर पिछले की परंपरा है उसका क्यों अनुपालन करेंगे? तो जिसमें 3-3 है उसे काट दो। ठीक है, ये दोनों कट गए। 1 दोनों में है तो 1 ठीक होगा। एक में है 1 और 4 और एक में है 1 और 2। तो इसमें से हमें देखना है ज़्यादा अच्छा कौन-सा है। मनुष्य की आदम प्रवृत्तियों की तलाश, मतलब जो पहले की प्रवृत्तियाँ थी, वो तो पुनर्जागरण में इतना ज़रूरी होगा नहीं। मनुष्य के संपूर्ण और संश्लिष्ट रूप की खोज, मतलब अस्तित्व की खोज। तो ये ठीक होगा। तो 1 और 4 ए ठीक हो गया। देखते हैं इसका आंसर। पुनर्जागरण के बारे में दिए गए कथनों में से दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट और मनुष्य के पूर्ण व समग्र रूप की खोज वाले कथन उचित और तर्कसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं मुर्दों का गाँव, ठुमरी, ठीक है, कर्मनाशा की हार, आदिम रात्रि की महक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 3 और 4। अब इस तरीके से नहीं आता बट ये भी आ सकते हैं क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु हमारे सिलेबस के हैं, ठीक है? इनके उपन्यास है हमारे सिलेबस में, मैला आंचल, और जो इनकी कहानियाँ भी दी हुई है वो भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है? तो ये आ सकता है, पर दूसरे तरीके से आएगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं आएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? देखिए, इनकी जो कहानियाँ यहाँ पे दी हुई है वो ठुमरी और आदिम रात्रि की महक, 2 और 4। ये हो गया ठीक आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको पता भी होनी चाहिए, बार-बार पूछी जाती है। ठुमरी और आदिम रात्रि की महक महक फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ हैं, जबकि कर्मनाशा की आग शिव प्रसाद सिंह की रचना है और मुर्दों का गाँव धर्मवीर भारती का। ये देखो मुर्दों का गाँव भी पूछा जाता है किसकी रचना है?
कई बार। अब तो कम पूछा जाता है बट पूछा जाता है। और ये ठुमरी, ठुमरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए फणीश्वरनाथ रेणु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं हरगोविंद, बब्बर अली खां, चौधरी, पीरबख्श, शेख जुम्मन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए, अब इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी जो सिलेबस में कहानियाँ लगी हैं उसी के पात्र पूछे जाते हैं। 1 और 2, बी का 2 और 3, सी का 3 और 4, डी का 1 और 4। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ऐसे पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है? तो सही आंसर हो जाएगा बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श। बी आंसर सही हो जाएगा, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि पर्दा कहानी के पात्र बब्बर अली खां और चौधरी बख्श है, तो ऐसे शेख जुम्मन प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का पात्र है और हरगोविंद फणीश्वरनाथ रेणु की संवदिया का। पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे, अब नहीं आते। निम्नलिखित में से टी एस इलियट की पुस्तक है साइंस एंड पोएट्री, द सेकंड वुड, द मीनिंग ऑफ लिटरेचर, द वेस्टलैंड। वो बताने टी एस इलियट की। ठीक है, 1 और 4, 2 और 4, 3 और 4 और 3 एंड 4, 2 एंड 3 एंड 3 एंड 4। और इस तरीके के क्वेश्चन अभी भी आते हैं, तो ये आप बिल्कुल से भी वो नहीं कर सकते कि नहीं हम ना करके जाए या फिर छोड़ दें। ठीक है, ये आपको पता ही पता होनी चाहिए। ठीक है, द सेकंड वुड और द वेस्टलैंड इनकी है। ठीक है, 2 और 4 हो जाएगा। द सेकंड वुड और द वेस्टलैंड टी एस इलियट की रचनाएं हैं, जबकि साइंस एंड पोएट्री रिचर्ड्स की ग्रंथ है और द मीनिंग ऑफ लिटरेचर ए स्कॉट जेम्स की पुस्तक है। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम हैं। क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम हैं व्यक्ति विवेक, 10 कुमार चरित्र, कवि कंठाभरण, सुवृत तिलक। और हाँ, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले क्वेश्चन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। क्योंकि इनसे रिलेटेड ना, टी एस इलियट से रिलेटेड और ये क्षेमेंद्र से रिलेटेड और जितने भी यूनिट 3 और 3 में काव्य शास्त्र में, चाहे वो पश्चिमी काव्य शास्त्र हो चाहे भारतीय काव्य शास्त्र हो, उसमें जितने भी राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड किताबें पूछी जाती हैं। क्योंकि बहुत ही कम है, लिमिटेड है, तो उनसे रिलेटेड जो पहले पूछी गई है ना, वो ही बार बार पूछी जाती है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति विवेक, 10 कुमार चरित्र, कवि कंठाभरण, सुवृत तिलक। ठीक है, ए के हिसाब से 1 और 2, बी के हिसाब से 2 और 3, सी के हिसाब से 1 और 4, डी के हिसाब से 3 और 4। बताइए आंसर इसका। देखिए, कवि कंठाभरण तो इनकी है ही और सुवृत तिलक भी इन्हीं की है। ठीक है, व्यक्ति विवेक आगे लिखा होगा, मैं आपको बताती हूँ वो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति विवेक ये लास्ट ईयर ही आया था। ये किसकी किताब है? तो महिम भट्ट की है। ठीक है, और दश कुमार चरित्र ये भी आया था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, डंडी की है। ठीक है, इसके अलावा क्षेमेंद्र ने औ- औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भारत मंजरी और दशावतार चरित्र आदि अनेक ग्रंथ भी लिखे हैं। ये हमारे आज के क्वेश्चंस का लास्ट है। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार आपको बताने हैं। ठीक है, क्योंकि दर्शन से रिलेटेड भी आते हैं, ये यूनिट 4 से है क्वेश्चन। और इस तरीके के यूनिट 4 से आते रहते हैं। सिर्फ मार्क्सवादी नहीं आएगा, उसमें गांधीवादी भी आ जाएगा, अम्बेडकरवादी भी आ जाएगा, लोहिया के से रिलेटेड आ जाएगा,
और 1-2 और इम्पोर्टेंट है उनसे रिलेटेड भी आ जाते हैं। पर आपके लिए ये अच्छी बात है कि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट 8 या 10 ही हैं। शायद 8 या 10 ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फुले से आ जाएगा, लोहिया से आ जाएगा, इन सब से ही आता है और ये मार्क्सवाद और एक और वाद भी है उनसे रिलेटेड आता है। तो ये आप करके जा सकते हैं, ठीक है? रिवाइज़ कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर से ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको आप प्रीवियस ईयर से अच्छे से कर सकते हैं। मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज के इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। इतिहास समय-समय पर अपने को दोहराता रहता है और इसमें से आपको सही ढूँढने हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो सही तो आपको पता चल ही जाएँगे, ठीक है? पर आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी पहली मंजिल कौन-सी है, ठीक है? और अंतिम मंजिल कौन-सी है। अगर आपको ये पता होगा तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था ना अगर आपको पहली और आखिरी मंजिल का पता होगा तो आप आंसर दे सकते हो। तो इसकी पहली मंजिल आदिम साम्यवाद ही है। मानव अगर पहला ठीक हो गया तो जिसमें पहला नहीं है उसे कट कर दो, ठीक है? ये कट हो गया तो 1 और 2, 2 और 3 में से देखना है। अंतिम मंजिल समाजवाद नहीं है, आई थिंक साम्यवाद करके है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 गलत हो गया, तो ये वाला कट गया, सिर्फ बचा 1 और 2। वर्ग संघर्षों का इतिहास है तो सभी को पता होता है। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार मानव सभ्यता की शुरुआत आदिम साम्यवाद से मानी जाती है और मानव समाज का पूरा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दोनों कथन मार्क्सवाद के सिद्धांत के अनुरूप है, जबकि अन्य दिए गए कथन इससे मेल नहीं खाते। थैंक्स आपने यहाँ तक अगर हमारी वीडियो देखी है तो और आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप अपने साथियों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com पे ये हमारी जीमेल आईडी है, इस पे पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान स्लैश 2025 ये है हमारी टेलीग्राम की आईडी है जहाँ पे आपको जितने भी कंटेंट है उससे रिलेटेड पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएगी। शुक्रिया, बाय।